गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्री परिषद के ऊपर बात करते हैं। कल अपन ने बात की थी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री से पहले अपन ने पढ़ा है राष्ट्रपति। आज अपन बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। हमारे देश में दो प्रकार की मंत्री परिषद होती है, एक तो केंद्र की होती है और एक राज्य की होती है। राज्य मंत्री परिषद हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं संसद, तो हम अभी बात करेंगे किसकी? केंद्रीय मंत्री परिषद की। केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित दो आर्टिकल हमारे संविधान में है। एक तो आर्टिकल 74, एक आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 ये कहता है, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श के लिए मंत्री परिषद होगी। मैंने आपको जितने भी राष्ट्रपति की शक्तियां बताई थी, है ना, 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की परामर्श से कार्य करने के लिए बाध्य बनाया गया। बाध्य का मतलब यह है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो मंत्री परिषद से पूछ करके करेगा। बिना मंत्री परिषद की सलाह के राष्ट्रपति जी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता सलाह परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 ये बात कहता है। अनुच्छेद 74 ये बात इसका मतलब कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे और वह अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री परिषद होंगे। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में बताता है, कितने प्रकार के मंत्री होंगे, मंत्री शपथ किस प्रकार लेंगे, उनका वेतन भत्ते क्या होंगे, कैसे कोई व्यक्ति मंत्री बनेगा। तो आर्टिकल 75 किसके बारे में बताता है? मंत्री परिषद के बारे में बताता है अनुच्छेद 75। और आर्टिकल 74 क्या बताता है? राष्ट्रपति को सहायता परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मंत्री होते कौन है? मंत्री अपने विभाग के सर्वेसर्वा होते हैं। जैसे हमारे देश में वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो हमारे देश में जो पैसे का जितना भी मामला वो किसके हाथ में रहेगा? निर्मला सीतारमण के हाथ में रहेगा। जैसे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल आज अगर मान लो को रेल नहीं चलानी है, रतनगढ़ से मान लो नई रेलगाड़ी शुरू करनी है, रतनगढ़ में कोई नई रेलगाड़ी भेजनी है, रतनगढ़ में कोई रेलगाड़ी पटरियों से उतर गई, है ना, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पीयूष गोयल की है। ठीक है। तो एक जो मंत्री होता है वो अपने विभाग का क्या होता है? सर्वेसर्वा होता है। उसे मंत्री अपने विभागों के प्रति क्या होता है? जिम्मेदार होता है। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो वर्तमान में हमारे देश में जो संविधान की बात करते हैं तो संविधान में 3 प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमारा आता है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आता है राज्य मंत्री, उसके बाद आता है उपमंत्री। सबसे पहले मैं बात करता हूं मंत्रियों के 3 प्रकार है संविधान में। संविधान में मंत्रियों के 3 प्रकार बताए गए हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री उन मंत्रियों को कहा जाता है जो अपने विभागों के सर्वेसर्वा होते हैं। विभागों के सर्वेसर्वा होने का मतलब है इनके विभागों में इनसे पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। बिना कैबिनेट मंत्री को पूछे उस विभाग में कोई भी काम नहीं होता। जैसे गृह मंत्री अमित शाह है ना, तो गृह मंत्रालय से संबंधित जितने भी काम है वो अमित शाह जी को पूछ करके किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमित शाह हमारे देश के क्या है? गृह मंत्री है। वो कैबिनेट का हिस्सा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने विभागों का सर्वेसर्वा होता है और महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं वो हमेशा कैबिनेट मंत्री के हाथ में होते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 25 से 30 कैबिनेट मंत्री हैं। टोटल मंत्री तो 60 से 70 है, लेकिन वर्तमान में कैबिनेट मंत्री 25 से 30 है। और वो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है उनके अंदर कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, है ना, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग हो गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। ये ऐसे हमारे देश में महत्वपूर्ण मंत्रालय है। उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों में एक क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों का सर्वेसर्वा होता है। और कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अमित शाह को गृह मंत्री है, लेकिन गृह मंत्रालय इतना ज्यादा बड़ा है कि अमित शाह को संभालने के लिए अपने कलीग की आवश्यकता होती है, सहायक की आवश्यकता होती है। उसके लिए राज्य मंत्रियों का पद निर्धारित किया है। राज्य मंत्री इसका मतलब ये नहीं है कि किसी राज्य को संभालते हैं। राज्य मंत्रियों के नाम क्या है? राज्य तो कोई ये सोचते हैं कि उनके किसी राज्य में अपॉइंट किया गया, नहीं। कैबिनेट मंत्रियों को सहायता देने के लिए कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। इन्हें भविष्य के कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए तैयार किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे तो किस प्रकार काम होगा, तो उनको काम सिखाया जाता है। तो कैबिनेट मंत्रियों को सहायता देने के लिए कौन होगा? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्रियों को सहायता देने के लिए कौन होगा? उपमंत्री। उपमंत्री वही है कि इनको भविष्य के मंत्रियों के रूप में तैयार करने के लिए पद दिया जाता है। वर्तमान में समाचार पत्रों में कोई भी उपमंत्री नहीं है। ठीक है, ये केवल संविधान में बताया गया है। संविधान में 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों का सर्वेसर्वा होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को सहायता देने के लिए
बनाए जाते हैं और राज्य मंत्रियों के नीचे कौन आते हैं? उपमंत्री। तो ये 3 प्रकार के मंत्रियों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। अब जो कोई भी मंत्री बनेगा, जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनेगा, तो मंत्री बनने की कुछ कंडीशन है। अगर मंत्री, हमारी संसद के 2 सदन है, हमारी संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, एक तो लोकसभा और एक है राज्यसभा। संसद के कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी मंत्री वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। लोकसभा में क्या होता है? डायरेक्ट जनता चुनती है लोकसभा को, और जो राज्यसभा है वो प्रत्येक राज्यों से चुन करके आते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन है हमारे, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो कोई भी मंत्री वो चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। अगर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो, और अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो फिर क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया लेकिन वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है, तो वो मंत्री तो बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर चाहे तो लोकसभा और चाहे राज्यसभा दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति बिना किसी सदन की सदस्यता लिए वह मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे चाहे तो लोकसभा और चाहे राज्यसभा दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी क्या होती है? आवश्यक होती है। ठीक है, तो कोई भी मंत्री बनेगा तो वो दोनों में से किसी एक सदन का क्या होगा? सदस्य होगा, तभी वो मंत्री बन सकता है। ये बात कल हमने प्रधानमंत्री में पढ़ी थी कि प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह में दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी कहां से हैं? लोकसभा के सदस्य हैं, और लास्ट टाइम इनसे पहले जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कहां से थे? राज्यसभा से थे, है ना? राज्यसभा से हमारे देश के क्या बने थे? वो प्रधानमंत्री बने थे। तो कोई भी मंत्री होगा वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी क्या होती है? आवश्यक होती है। अब मंत्रियों का काम क्या होता है? मंत्रियों का काम होता है विभागों में जवाब देना। जवाब किसका? संसद के प्रति मंत्री क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी कैसे? जैसे मान लो रेल मंत्री पीयूष गोयल है, आज हम रेल मंत्री से, हमारे सांसद कौन है? राहुल कस्बा। चूरू से लोकसभा सांसद कौन है? राहुल कस्बा जी रेल मंत्री को ये पूछ सकते हैं कि रेल मंत्री जी चूरू से लेकर के आसाम की हमें ट्रेन चलानी है, यहाँ के बहुत लोग आसाम रहते हैं, तो बताइए वो ट्रेन कब चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं है और जनता परेशान हो रही है। तो रेल मंत्री ये जवाब देंगे उनको कि हम अगले आने वाले साल में रतनगढ़ से ट्रेन चलाने वाले हैं, तो संसद में वो जवाब देता है मंत्री। तो जितने भी सांसद है वो चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा को, दोनों को सांसद बोलते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले जो सांसद है वो मंत्रियों से सवाल जवाब करते हैं। जैसे मान लो अभी कोरोना का चेक चल रहा है, तो कोरोना में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको हम पूछ सकते हैं कि बताइए आप कोरोना को लेकर के क्या क्या मतलब सरकार काम कर रही है, सरकार की आगे की क्या योजना है ना? तो इस प्रकार से संसद में मंत्रियों से सवाल जवाब करते हैं हमारे सांसद। अब सांसद वो पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं। अब विपक्ष कौन है? बीजेपी है, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस लोकसभा राज्यसभा में मंत्रियों को क्या करती है? क्वेश्चन आंसर करती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई गई, तो कांग्रेस ने संसद में सवाल पूछा था आपने किस प्रकार हटाया, कैसे हटाया? तो ये क्वेश्चन आंसर होते हैं और क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया जाता है। आप होता है जब धारा 370 हटाई गई थी और कांग्रेस ने मतलब लोकसभा में धीरेन्द्र चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेता है, वो लोकसभा के नेता नहीं है, तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर किसने दिया था? 370 का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, क्योंकि वो किसके हाथ में आता है? गृह मंत्री के हाथ में आता है। ठीक है, तो जितने भी मंत्री होते हैं उनको लोकसभा या राज्यसभा में आकर के जवाब देना होता है। तो एक चीज का अपन ध्यान रखेंगे कि जितने भी मंत्री वो लोकसभा में आ सकते हैं और राज्यसभा में भी आ सकते हैं। मंत्रियों को लोकसभा में भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और राज्यसभा में भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर कौन पूछता है? जो सांसद वहां पे बैठते हैं वो उनको पूछते हैं कि सरकार के आगे की क्या योजना है, सरकार आगे क्या करने जा रही है। जैसे पाकिस्तान पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, तो एयर स्ट्राइक के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रक्षा मंत्री ने जवाब दिया था करके। ठीक है, तो रक्षा मंत्री उनको जवाब देता है कि हमने ऐसे एयर स्ट्राइक की थी, ये हमारे लड़ाकू विमान गए थे। तो ये क्वेश्चन आंसर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सकते हैं और मंत्री दोनों सदनों में जाकर के क्या देते हैं? जवाब देते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि मंत्री दोनों सदनों में जाकर के जवाब देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना कि मंत्री दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। मंत्री लोकसभा में भी भाग ले सकते हैं और राज्यसभा में भी भाग ले सकते हैं। अब मान लो कि मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा
राज्यसभा का सदस्य है लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, क्योंकि लोकसभा में उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में की भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो उसको वहां पे भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो एक मंत्री, सुनना बात को बहुत ध्यान से, एक मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। आज अगर मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो मतदान राज्यसभा में करेगा, वो कभी भी लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मंत्री दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वह मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वह क्या होगा, सदस्य होगा। जो लोकसभा का सदस्य होगा लोकसभा में मतदान करेगा और अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो राज्यसभा में क्या करेगा, मतदान। तो इस प्रकार कितने प्रकार के मंत्री मैंने बताया आपको, 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों के सर्वेसर होते हैं, ये सबसे पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 75 में, दोबारा आ जाते हैं। आर्टिकल 75 मंत्रियों के बारे में बताया है। अब देखो जो मंत्री है, मंत्रियों के जो वेतन बनते हैं वो कौन निर्धारित करती है, संसद। एक चीज मैंने कल भी बताई थी, जहां पे भी बात पैसे की आएगी ना, पैसे की बात आएगी उसे हमेशा संसद ही निर्धारित करेगी। चाहे राष्ट्रपति का वेतन हो, चाहे उपराष्ट्रपति का वेतन हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश का वेतन हो, चाहे किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन हो, चाहे सांसदों का वेतन हो, चाहे प्रधानमंत्री का वेतन हो, चाहे मंत्रियों का वेतन हो, वेतन भत्तों की जहां पर बात आएगी, चाहे राज्यपालों का वेतन हो, वेतन भत्तों की जहां पर बात आएगी तो कौन निर्धारित करेगी, संसद। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करती है, हमारे देश की संसद निर्धारित करती है। किसी, अब ये मैंने आपको बात बता दी, किसी भी सदन का सदस्य होगा। अब ये बात मैंने आपको वहां पे समझा दी कि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन अगर वह सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी क्या होती है, आवश्यक होती है। उसके बाद में राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे। जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद क्या धारण करते हैं, अपने पद को धारण करते हैं। इवन प्रधानमंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर भी राष्ट्रपति के प्रसाद अपने पद को धारण करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री के कहने पर वो मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। एमपी का मतलब मंत्री परिषद है, ठीक है। तो राष्ट्रपति सबसे पहले किसकी नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करेंगे, मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। किसके कहने पर करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर करेंगे। प्रधानमंत्री को जिन जिन लोगों को मंत्री बनाना है उनकी लिस्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों को क्या बनाएंगे, उन्हीं लोगों को क्या बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है, जितने भी मंत्री उन सभी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे, और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेंगे, मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे या मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं मंत्री परिषद के लोग, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं कौन है, मंत्री परिषद के लोग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री अगर किसी मंत्री का कार्य अच्छा नहीं लगता और अगर उसको उसके पद से हटाना चाहता है तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को बोलेगा आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, और मंत्री कहेगा कि नहीं मैं तो कोई इस्तीफा नहीं दूंगा, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसे क्या करवा देगा, बर्खास्त करवा देगा। क्यों, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक निश्चित की गई। कितने प्रतिशत तक, 15% निश्चित की गई। मतलब ऐसे थोड़ी है कि जैसे मान लो बीजेपी के 303 सांसद हैं तो बीजेपी ने 303 सांसदों को मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं है। 91वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, हमारे संविधान कौन सा संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 2003 में। उसके द्वारा मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया, किसकी सदस्य संख्या के, लोकसभा की सदस्य संख्या के। यहाँ पे ध्यान रखना, संसद मत कर देना या राज्यसभा मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये लाइन ऐसे याद होनी चाहिए आपको। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा की मंत्रियों की सदस्य संख्या को लोकसभा की सदस्य संख्या के 15%, कितने प्रतिशत, 15% क्या किया गया, निश्चित किया गया। कितने प्रतिशत निश्चित किया गया, 15%। मतलब 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 300 है, तो 300 का 15% निकाला आपने, मतलब 45 से ज्यादा मंत्री
लोकसभा में नहीं हो सकते हैं। लोकसभा भी अपने पढ़ी नहीं है, राज्यसभा में पढ़ी नहीं है, तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा आपको लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है, 500 बात करेंगे बाद में। तो अभी तो आपको इतना याद रखना है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक क्या की गई थी, निश्चित की गई थी। ठीक है, तो अभी तक अपने कितने मंत्रियों के बारे में बात की। मंत्री कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मंत्री। लोकसभा राज्यसभा किसी का भी क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी क्या है, आवश्यक है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मंत्री किसके प्रसाद होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद होते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और ये भी यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब पूछा जाता है ना तो कोई बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, कोई बोलते हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नहीं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे राष्ट्रपति मत कर देना और यहाँ पे संसद मत कर देना। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अब क्यों होती है सर लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति इसलिए होती है क्योंकि सरकार उसी की बनती है जिसको लोकसभा में बहुमत होता है। जैसे मोदी जी को अभी कहां पे बहुमत है, लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत ही उनको कहां पे बहुमत, अभी लोकसभा में बहुमत है। इसलिए अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा तो आपकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। अगर लोकसभा में आपका बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो जब आपकी सरकार नहीं बनेगी लोकसभा में तो आप मंत्री नहीं बनोगे। तो मंत्री कब बनोगे, जब लोकसभा में आपकी क्या होगी, सरकार होगी, लोकसभा में आपकी सदस्य संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। ये आज अपना एक छोटा सा टॉपिक था, मंत्री परिषद के बारे में मैंने आपको बता दिया। कल हमारा अच्छा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे, किसी संसद की बात करेंगे, उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा में बताऊंगा। ठीक है, घर पे रहे, पढ़ाई को, कोई भी बात समझ में आए तो कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।